अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़िंदगी मेरा मानना है कि बहुत हसीन है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि ज़िंदगी एक जिद्दोजहद मुसलसल भी है। ज़िंदगी पानी की मानिंद कभी खामोश ठहराव और कभी बेकाबू लहरें बन जाती है, और पानी की मानिंद बड़े रूप भी बदलती है। जो कामयाब शख्स होता है वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखता है, मुश्किल वक्त से घबराता नहीं। और हीरो वो होता है जो हर आने वाले चैलेंज का मुकाबला डट के करता है। पाकिस्तान ने बड़े हीरो देखे, लेकिन एक हीरो मैदान में कामयाब हुआ, रिसालों की जीनत बना, टेलीविज़न टॉक शोज़ में उसके बारे में बातें करना एक रिवाज बन गया है। गुज़िश्ता 40 साल से हर आने वाली नस्ल उसको अपना रोल मॉडल समझती है। लेकिन सवाल ये है कि गुज़िश्ता 67 सालों में पाकिस्तान ने सिर्फ एक इमरान खान क्यों प्रोड्यूस किया। बात हम कर रहे हैं इमरान खान, क्रिकेट लेजेंड, सेलिब्रिटी, लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एक फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जब इमरान खान ने आगाज़ किया, अमली ज़िंदगी में पाँव रखा, 21 साला नौजवान, क्या वो जानता था कि वो इमरान खान बन जाएगा? क्या वो जानता था कि वो इतना कामयाब क्रिकेट कैप्टन होगा, वर्ल्ड कप जीत के लेके आएगा? 21 साल नहीं, जब मैं 9 साल का था, मैं अपनी वालदा के साथ मैच देखने गया गद्दाफी स्टेडियम। तब मेरे ख्याल में गद्दाफी स्टेडियम में इसका नाम नहीं था, कुछ और था। और मेरे जो बड़ी खाला के बेटे थे जावेद बरकी, वो उस मैच में खेल रहे थे। तो मैं 9 साल का था। तो मेरी वालदा को बड़ा शौक था क्रिकेट का, क्योंकि उनके एक ही भाई थे, वो भी नेशनल लेवल के क्रिकेटर थे। उनकी बड़ी बहन के हस्बैंड डॉक्टर जहांगीर खान, वो भी इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर थे। तो उनकी जो बड़ी बहन का बेटा जब खेला टेस्ट क्रिकेट, तो मुझे ले गई। तो मुझे याद है कि मेरे कज़न ने, जावेद बरकी ने सेंचुरी की लाहौर। तो जब मैंने वो मैच देखा, तो उसके बाद मैंने अपनी वालदा को कहा मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। और वो दिन था, और जब तक मैं टेस्ट क्रिकेटर बना, मेरे में कभी ये शक नहीं था मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं बनूंगा। ये नहीं मुझे पता था कितना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनूंगा। सिर्फ ये डाउट थी कि कब बनूंगा। यानी मैं तो 16 साल की उम्र में बनना चाहता, लेकिन 18 साल की। तो कामयाबी आप अपनी क्या समझते हैं कि कामयाबी ये थी कि आप कामयाब होना चाहते थे, या क्रिकेट एक बहैसियत एक गेम के उसने इतना आपको इंस्पायर किया? कामयाबी के लिए क्या ज़रूरत है? क्या एक गोल ज़रूरी है कि मैं इस एंड गोल तक पहुंच जाऊं, या एंजॉय करना ज़रूरी है? मैं जो अब देखता हूँ पीछे, यानी तब तो एक मेरा पैशन था कि मैं एक जुनून था। और मेरी बड़ी बहन मुझे और मेरी वालदा दोनों कहती थी कि ये मेरे में एक टनल विजन थी। मैं एक चीज़ पे फोकस हो जाता था। मुझे सारी बचपन में सिर्फ एक या शिकार का शौक था, एयर गन से सारा वक्त शिकार करता था, और या फिर क्रिकेट का शौक था। जब आप क्यों एक चीज़ से जुनून हो जाता है, यानी जब आप का एक पैशन बन जाता है, ऑब्सेशन हो जाती है, जब आप सारी एक टनल विजन हो जाती है कि सारी दुनिया से छोड़ के आपका फोकस एक चीज़ पे हो जाता है। दूसरी चीज़ के बड़ी मायूसियाँ आती हैं रास्ते में। यानी कई दफ़ा आप समझते हैं दुनिया, मुझे कितनी दफ़ा लोगों ने कहा कि ख़त्म हो गया है। पहले टेस्ट के बाद मुझे टीम से निकाल दिया, और सारों ने मजाक उड़ाया मेरा कि एक मुझे याद है अखबार की हेडलाइन लगी इंग्लैंड में, इमरान कांट, यानी कि नहीं खेल सकता क्रिकेट, टीम से भी निकाल दिया, मजाक भी उड़ा। तो वो मायूसियाँ रास्ते में, ये एक जिसने भी कामयाब होना है उसको ये नहीं होता कि जब कामयाब हो उससे भी डील करना पड़ता है कामयाबी से। कई लोग नहीं कामयाबी से डील कर सकते, स्टारडम से नहीं डील कर सकते। कामयाबी का एक राज होता है कि आप गिव अप नहीं करते। जब ये मायूसी होती है, आप कैसे कोप करते हैं बुरे वक्त से। नंबर 2, अपने बुरे वक्त से सीखना, और वो सलाहियत होनी चाहिए कि सही निशानदेही की। नंबर 3, कि सबके पास 24 घंटे होते हैं दिन में। कामयाब इंसान उन 24 घंटों को बेहतर इस्तेमाल करता है। मेरा तजर्बा यह है कि जब इंसान बुरा वक्त आता है ना, तो मशरों की बारिश हो जाती है।
क्रिकेट का तो मशवरे देने की हमारी एक कौमी रिवाज भी है, पॉलिटिक्स में भी, यानी मशवरे मुफ्त होते हैं ना। अब तो मुझे कोई तहरीक इंसाफ में एक वक्त आ गया जो मशवरा, मैं कह रहा पहले पार्टी को चंदा दो फिर मुझे मशवरा दो, क्योंकि मशवरे होते हैं जब बुरा वक्त। अब आपको पता है कि ये आपका जुमला किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी कि पहले फंड दो और फिर मशवरा लो, क्योंकि मुफ्त में मशवरा नहीं, यानी रकम पे मशवरा लेने पे आप राजी। जवानी में मैं मुफ्त मशवरे ले लेता था, अब नहीं मैं ले सकता। तो देखो, अगर आपकी निशानदेही देखिए 5 मसलन आपको 10 कहते कि ये गलत है या ये गलत है, ये आप में सलाहियत होनी चाहिए कामयाबी के लिए। आपका एक ऐसा जुनून होता है उस पर और टनल विजन होती है कि आप पढ़ते सोचते सब कुछ उसी चीज को। मैं क्रिकेट का जब था, मुझे इतना मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, और अगर मेरी वालदा और जिससे मैं इतना प्यार करता था और मेरे से प्यार करती थी, अगर वो ना मुझे जोर लगाती मैं पढ़ नहीं सकता था। पढ़ाई पे जो रुझान था वो वालदा की वजह से था, पढ़ाई में कैसे अचीव किया? एक 11 साल की उम्र में जब मैं 11 साल का पहुंचा तो मैं क्लास में 24-25 लड़के थे, मैं कोई आखिरी 2-3 में आता था। तो हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया, बैक बेंचर थे इमरान खान, 11 साल की उम्र तक। हमारे प्रिंसिपल ने क्या किया, उसने सारी जो मार्क्स रीडिंग थी वो सारी स्कूल के सामने कर दी। अब सारे स्कूल के सामने जब खड़े हो गए उसने कहा कि ये 28वें नंबर पे 27 में से 24 नंबर पे है। वो इतनी मुझे शर्म, वैसी मुझे शर्म बड़ी आती थी। तो उधर से फिर मेरी पढ़ाई ऊपर जानी शुरू हुई, क्योंकि मैं वो सोच नहीं सकता था कि मैं खड़ा होऊंगा। मेरी माँ बेचारी मुझे कहती थी लेकिन जोर नहीं लगाती थी, लेकिन वो शर्म से कि मैं खड़ा होऊंगा और कहेंगे जी इतना बुरा पढ़ाई, तो तब से पढ़ना शुरू किया। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिर्फ वालदा की वजह से किया। मैं अभी स्कूल में था, मैं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गया, तो मेरी वालदा ने इंग्लैंड का टूर था, उसने कहा मैं तुम्हें तब जाने दूंगी अगर तुम मेरे से वादा करो तुम अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन बाद में पूरी करोगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माँ का जो आपकी ज़िंदगी में जो एक सब लोग जानते हैं, शौकत खानम मेमोरियल की वजह से भी जानते हैं, और आपने 12 इंटरव्यूज़ में भी जिक्र किया है वालदा से आपका जो रिश्ता था, जो आपकी और फिर लॉस के बारे में भी आपने बहुत बात की है। तो कितना उनका इन्फ्लुएंस था और उनके जाने के बाद कितना एक तकलीफ दे, जाहिर है बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन आपने उस तकलीफ से, उस दर्द से कैसे कोप किया? देखिए, उनका सबसे बड़ा तो जो इन्फ्लुएंस था वो ये कि जो माँ का या बाप का जो प्यार होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। वो उनको सिक्योरिटी दे देता है। एक वो ऐसी चीज़ एक बच्चे में करता है जो बच्चे का कैरेक्टर बदल देता है, जो प्यार होता है। माँ सब कुछ थी, यानी माँ पढ़ाई भी कराती थी, फिर वो जो उसका प्यार था, फिर वो उसकी मैं बड़ा भी था। तो जो वालदा की एक तो उसका प्यार था, एक उस प्यार की वजह से डिसिप्लिन था, क्योंकि उसको अगर माँ को तकलीफ पहुंचे तो मैं चीज़ नहीं करता था, यानी प्यार की वजह से डिसिप्लिन था। किस किस्म का डिसिप्लिन था? यानी सोने का नवाला और शेर की आंख टाइप डिसिप्लिन था या? आजकल तो ये जो गेम बॉय और ये जो टेलीफोन गेम्स की वजह से आजकल तो बच्चों को वालिद कहते हैं ना, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं बाहर जाके खेलो। तो मेरी वालदा को मुश्किल पड़ी होती थी कि वापस बुलाओ अंदर, दोपहर की गर्मी में ना मैं बाहर खेल रहा था तो कमरे में बुलाओ। तो डिसिप्लिन, यानी किस वक्त सोना है, ये करना है, ये नहीं करना। तो मैं बड़ा कॉन्शियस होता था, इसलिए नहीं कि माँ मुझे मारेगी, कभी उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन कि उसको दुख ना पहुंचे। लेकिन दूसरा जो तरबियत थी, यानी जो वैल्यू सिस्टम था, वो माँ ने जो दिया सच बोलने का, ये वो हमेशा मैं कोशिश भी करूं तो झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरी माँ शक्ल से पता चल जाता था उसको। झूठा पाकी बहुत बुरा बोलते हैं। हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर हम आएंगे तब्दीली की तरफ, क्योंकि जाहिर है काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी कौम तब्दीली का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन साल के शुरू ही में हमने जो तब्दीली देखी वो खान साहब के घर में आई। उसके बारे में थोड़ा सी बात करेंगे, लेते हैं छोटा सा वक्फा, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इमरान खान, 67 साल से एक हीरो और अब एक सियासी लीडर कहें। एक बड़ी मुहिम आपने चलाई है, तब्दीली की लहर। अब ये जो तब्दीली है, सब लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त मेरा ख्याल है सवाल उनके जहन में ये है कि तब्दीली की बात आप करते रहे, लेकिन जो तब्दीली ज़ाहिरी उनको दिखाई दी है वो आपके घर में दिखाई दी है। यानी 2015 का आगाज़ हुआ और आपकी पर्सनल लाइफ में, ज़ाती ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई।
इस तब्दीली का आपकी सियासत पे कोई मनफी असर होगा, क्योंकि आप अकेले इस मिशन में थे, तो अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या आपकी तवज्जो बढ़ तो नहीं जाएगी? तब्दीली सिर्फ मेरे घर में नहीं आई, तब्दीली सारे पाकिस्तान में आ चुकी है। घर में तब्दीली ज़रूरी थी आनी, इसलिए कि बड़ा मुश्किल था अकेला रहना एक आदमी के लिए पॉलिटिक्स में होते हुए। मुश्किल इसलिए है कि यहाँ एक सोशल मीडिया एक नई चीज़, नया फिनोमेना है सोशल मीडिया, और इसके ऊपर ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें आनी शुरू हो गई कि मेरे लिए एक वो बड़ा मुश्किल था कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या मेरे भांजे और भतीजी बहनों के बच्चे, तो मैं तंग तो था, क्योंकि मैं रियलाइज किया कि जब तक मैं अकेला हूं तो ये मेरे सियासी मुखालिफिन ने मुझे छोड़ना नहीं। शादी भी किया है वो सियासत के लिए किया कि इमेज अच्छा हो जाए? पहले तो ये सोचा ना कि मैंने शादी करनी है, पहले तो इंसान ये सोचे कि मैंने शादी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अब तक तो कोई 1 साल 1.5 साल तक से पहले तो मैं सोचता मैं शादी करनी नहीं। लेकिन यही तो सवाल सबके जहन में होगा इस वक्त कि एक इमरान खान, सारी उम्र हम लोग ये सुनते आए और पाकिस्तान टेलीविज़न शोज़ के तो सवाल ही यही होता था, रिसालों का सवाल ये होता था कम से कम 35-40 साल की उम्र तक के एक मुहिम बल्कि चली पाकिस्तानी रिश्ता ढूंढने के लिए इमरान खान के लिए, और जब वो पाकिस्तानी रिश्ता ढूंढते ढूंढते आपने एक अंग्रेज़ खातून से शादी कर ली, वहाँ पे एक यू टर्न, फिर एट द हाइट ऑफ योर पॉलिटिकल मिशन धरना चल रहा है और जुडिशल कमीशन का मुतालबा चल रहा है। कोई शायद आपसे तवक्को नहीं करता था कि इस वक्त आपको शादी का ख्याल आए और आप शादी कर लें। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ये क्या है? ये इम्पल्सिवनेस है, ये रैश बिहेवियर है, ये यू टर्न है? देखिए, शादी इंसान कोई पब्लिक ओपिनियन लेके तो नहीं करता या वोटर्स से पूछे जी मैं शादी कर लूं, मैं कंटेनर पे खड़ा होकर मैं शादी कर लूं, मैं किससे शादी करूं? नहीं, वैसे आपने कंटेनर पे खड़े होकर कहा तो था। वो तो मैंने कहा शादी करूंगा, वो तो मैं उस नतीजे पे पहुंच गया था कि मुझे शादी करनी है, और मैं इसलिए पहुंच गया था, मैंने रियलाइज किया, आपको बताया, पहले तो इंसान ज़हनी तौर पर तैयार होना कि मैंने करनी। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मैंने फैसला किया मैंने अब शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं वो इतना मुश्किल था कि मैं एक आगे इतनी मुश्किल स्ट्रगल है, ये जो मेरी मुश्किल स्ट्रगल है, आप एक सारा स्टेटस को का मुकाबला कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि किसी और को इसमें डालना इस मुश्किल में वो मेरी गलती थी, और वो भी बाहर से किसी से शादी करके। तो फिर मेरे थोड़े छोटे बच्चे थे और वो मैं मुझे पता था कि बच्चों को बड़ा इफेक्ट होना है शादी का, तो मेरे ज़हन में ही भी नहीं था शादी, और वैसे ही दिन में 24 घंटे पूरे नहीं होते, मैंने कहा बीवी को किधर टाइम दूंगा। तो फिर लेकिन साल से मैंने सोचना शुरू किया कि जिस तरह ये मेरे ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट करेंगे, तो मुझे शादी करनी चाहिए। तो फिर मुझे कोई एक औरत मिल गई जिससे मैंने सोचा कि मैं शादी कर सकता हूँ, और शायद वो ये जो स्ट्रगल, जो मुश्किल रास्ता है, मैं उसमें इतनी ताकत है बर्दाश्त करने की। यानी आपने 10 साल सोचा कि किसी पे ये बोझ ना डालें, और फिर फाइनली आपने सोचा कि हाँ नहीं, किसी और की भी साथ जिंदगी। और मुझे अभी पता नहीं कि ये खातून बोझ ले सकती है या नहीं, मैं ये असम्पशन पे कर रहा हूँ कि ये बोझ ले जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि घर में तब्दीली आ गई, कंटेनर में रहना इमरान खान के लिए, जो कि तन्हाई पसंद है, जो कि वाइल्ड लाइफ और आउटडोर्स पसंद करता है, एक डब्बे में बंद होना 126 दिन, आप में कोई जात में तब्दीली आई उससे? पहले तो पहला महीना तो मैंने कभी अल्लाह से इतनी नफल पढ़ के दुआएं नहीं मांगी कि अल्लाह मुझे किसी तरह इधर से निकाल, क्योंकि मेरे लिए तो मुझे तो अल्लाह ने, जिस तरह मैं समझता हूँ कि शौकत खानम की वजह से ना, हस्पताल की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से मुझे जगह मिली है ये जो बाहर रहना, क्योंकि मैं हमेशा ज़ुमान पाक में जिधर मैं बड़ा हो रहा था वो लाहौर से बाहर था, वो बिल्कुल इस तरह खुली जगह थी, 8 घर थे, बड़े खेत थे, हमारी भैंस बकरियां वगैरह, तो मैं तो इस शहर का रहने वाला आदि नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्टेड फील करता हूँ। तो एक कंटेनर में रहना, और वो भी अगस्त की गर्मी में, वो 1 महीना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन शुक्र है क्रिकेट की ट्रेनिंग थी मेरी, क्योंकि आप जब एक एज ए स्पोर्ट्समैन जो अब आप ट्रेन करते हैं, वो इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है कि गुजारा कर गया। लोग आपको बड़ा कंजर्वेटिव, दकियानूसी भी कहा जा सकता है, समझते हैं, पब्लिक में आपका ये इमेज था। ये ख़वातीन की जो सियासत में इंगेजमेंट है, फिर एक प्रोफेशनल वर्किंग खातून से शादी भी करना, तो क्या आप ख़वातीन का रोल पाकिस्तान में
या पाकिस्तानी सियासत में, नेशन बिल्डिंग में क्या देखते हैं? देखिए, मेरी वालदा का इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मेरी वालदा की वजह से जो मेरी बहनें हैं सारी काम करने वाली औरतें हैं। सर्जन है एक छोटी बहन, बिजनेस वूमन है, बड़ी बहन यूनाइटेड नेशंस में इकोनॉमिस्ट रही, रिटायर होगी। तो सारी पढ़ी लिखी और काम तकड़ी औरतें थी वालदा की वजह से। तो मैं तो अगर मैंने जो आपसे जब शादी की तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो आपका काम है, जिस तरह आप जर्नलिज्म में हैं, तो ये आपको काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब इंसान अपने आप को चैलेंज करना छोड़ देता है, इंसान ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है। जब आपकी जिंदगी में स्ट्रगल खत्म हो जाती है, आप नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैंने आपसे, जब मैं ये आपका ये प्रोफेशन है, आप जर्नलिज्म में हैं, आप इंटरेस्ट लेती हैं, ये मेरे लिए ये कॉमन चीज़ है कि आपके जो पॉलिटिकल व्यूज़ है वो मेरे साथ मिलते हैं। तो आपको तो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। और यही मैं औरतों से एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मेरी बहनों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन इसको कंफ्यूज ना करें, जो वेस्टर्न वुमेन लिबरेशन मूवमेंट है वो गलत है। उस पर अच्छी चीज़ें, एक तरफ तो ये है कि वो औरत को अपने पोटेंशियल पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो मदरहुड का कॉन्सेप्ट उन्होंने ख़त्म किया है, वहाँ माँ का जो वो रुतबा उन्होंने डिग्रेड किया है कि जी वो बच्चे को बड़ा करना ठीक नहीं है और वो जाके कोई काम कर रहे तो वो ठीक है। देखिए, जो बच्चे पे माँ की इन्वेस्टमेंट है, मैं तो हमेशा माँ का इसलिए माँ को प्रोजेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी माँ का जो मेरे पे इम्पैक्ट था। मदरहुड का भी आपसे पूछेंगे और माँ का रोल क्या होना चाहिए, लेकिन वालिद का, फादर का क्या रोल होना चाहिए, आपका जो सुलेमान और कासिम के साथ क्लोज रिलेशनशिप है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पूछेंगे कि यूथ का क्या राज है। यानी जो आपने कहा कि लोग रिटायर होकर बूढ़े हो जाते हैं, तो इमरान खान की यूथ का क्या राज है। टेकिंग अ ब्रेक हियर, कुछ ही लम्हों में वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात करें इमरान खान से, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि लोग अक्सर छोड़ देते हैं, ज़िंदगी में जद्दोजहद छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो इमरान खान हर आने वाली नस्ल के लिए एक रोल मॉडल, हार्ट थ्रॉब इवन रहे हैं। तो ये जो आपकी यूथ का जो सीक्रेट है, हज़ारों मर्द हजरात हैं जो जानना चाहते हैं कि खान साहब अपने को इस तरह यूथ को मेंटेन कैसे किए हुए हैं। पता नहीं, मतलब फिजिकली फिट होना, यानी एक तो मैंने देखा जब क्रिकेट से कई लोग रिटायर हुए तो 40 साल की उम्र में भी वो बूढ़े लगने शुरू हो गए क्योंकि चैलेंज चला गया। मैं वही कई क्रिकेटर्स को देखता हूँ जिन्होंने मेरे साथ खेलते थे, मैं अब उनको देखता हूँ तो वो वहीं फंसे हुए हैं जैसे मैं छोड़ के गया था 20 साल 25 साल पहले, क्योंकि चैलेंज खत्म हो गया। देखिए ना, जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं तो अल्लाह ने, मैं फिर से कहता हूँ कि हमें बनाया ऐसे है, इतना अल्लाह ने हमारे में पोटेंशियल दिया है कि इंसान ग्रो करता रहता है, मेंटली भी इवॉल्व करता रहता है। और आप जिस्म को जब तक हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं हमेशा सुनता हूँ जी को किसी की दवाइयाँ, कोई विटामिन ले लो, ये आपको जिस्म अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जब तक आप हर रोज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपका जिस्म देखिए 30-35 साल की उम्र के बाद नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नौजवान नस्ल और ख़वातीन भी, बहुत से लोग अब ये आपको फॉलो कर रहे हैं, तो बहैसियत एक इंसान, ज़ाहिर है वी आर ऑल फैलेबल, आपको फील होता है कि कितना बड़ा बर्डन है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या पता मैं फेल हो जाऊं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश और नियत दी है, कामयाबी वो देता है। मैं इसलिए तो आदमी सुकून से सोता है क्योंकि कामयाबी तो उसने देनी है, इज्जत वो देता है। कोशिश मैं करता हूँ, हार मैंने नहीं माननी, आखिरी दम तक मैं लड़ता रहूंगा, और फिर जब कोशिश कर दी अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन बेसिकली तो ये आपका मतलब ये हुआ कि जितनी कुर्बानियाँ आपने दी, आपने ज़ाती ज़िंदगी में भी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बच्चों से दूर हैं, तो क्या मेरे सवाल का जवाब ये है कि इट वाज वर्थ इट? ये देखिए, अगर तो आप आखिरत में मानते हैं और
یعنی ایمان آخرت کے بغیر اگر آپ آخرت بھی نہیں مانتے تو ایمان تو نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کہ یہ ایک زندگی ایک کوئی کھیل کود کے لیے نہیں ہے, یہ امتحان ہے. جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے تو وہ قرآن میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا مشکلوں سے, اور ایک جگہ لکھا ہوا بچوں سے. میری جو اللہ نے آزمائش کی ہے, جو سب سے تکلیف میرا جو تھا وہ میرے بچوں سے دور تھا. بچے جب میرے ہوئے تو میں نے سب سے زیادہ زندگی انجوائے کی ان کے ساتھ, تو ان سے دوری کی تکلیف بھی سب سے زیادہ ہوئی. لیکن ایمان یہ آپ کو مشکل وقت سے گزارتا ہے, جو قرآن میں سب سے بڑی صفت ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. تو صبر کرتا ہے انسان, کیونکہ اللہ, ایمان والا آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے امتحان سے گزار رہا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ماں کے رول کے بارے میں بات کی, اور آپ نے یہ کہا کہ بچے کی نگہداشت اور نشو و نما, تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کی ذاتی زندگی میں آپ یہ اس سے مختلف ہیں. آپ کا بڑا ایکٹیو رول ہے اپنے بچوں کی تربیت میں. سب لوگ آپ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے نوجوان ہیں آپ کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, آپ کی طرح بال بناتے ہیں, آپ کی طرح باتیں کرنا چاہتے ہیں. کوئی میسج ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, کہ کس طرح سے ان کو, جو اب ینگ کپلز ہیں جن کی اولاد ہے, تو ماں کا تو رول ہے اگریڈ, لیکن باپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں, کبھی انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ شادی میں بہا نہیں سکتا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میں نے سمجھا پولیٹیکل لائف اتنی مشکل ہے کہ کسی اور عورت کی زندگی میں لے آؤں. کرکٹ کھیلتے ہوئے میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا, اتنی مشکل زندگی تھی کرکٹ کی, ٹریولنگ تھی. میں نے سوچا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا شادی پہ. تو تب شادی کریں جب آپ انصاف کر سکیں, اور آپ کبھی بے وفائی نہ کریں, کیونکہ بے وفائی کا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی عذاب بن جاتی ہے, شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, بچے تباہ ہوتے ہیں. اس لیے تو میرا نمبر 1 ہی ہے. خان صاحب, آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ کی بیوی آپ کا انٹرویو لے رہی ہے, لیکن آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. میں ایسے بھی ایڈٹ کر دوں گی جو بات مجھے پسند نہیں. میں بیوی کو بھی میں کانفیڈنس دلوا رہا ہوں, لیکن میں آپ نے کہا نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ لوگ میں نے دیکھا شادی کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو ذمہ داری نہیں لیتے جو ان کو لینی چاہیے, یا نہ کرو. کرنی ہے تو پھر ذمہ داری لو, بیوی کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے, ایک بری شادی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے, اچھی شادی سے بڑا اللہ کی طرف سے نعمت کوئی نہیں ہے. اور بچوں کا تو جتنا آپ ان کو پیار دیں اور ان کے ساتھ ٹائم دیں, اتنا ہی پھر وہ الٹا آپ کو خوشی دیتے ہیں. اب مجھے, حالانکہ میرے ساتھ کتنے سالوں سے 10 سال سے میرے ساتھ نہیں ہیں بچے, لیکن جو میرا کنیکشن ان سے وہ ایسا ہے کہ وہ پیار بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں. ماں جب اس کی بات نہ مانے, وہ مجھے یہاں سے ٹیلی فون کرتی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ کام کرو. اچھا, کچھ باتیں جو کہ آپ سے کبھی نہیں پوچھی گئیں, میوزک کا شوق ہے خان صاحب کو؟ ہے, تھا, زیادہ تھا. اب تو خیر پالیٹکس ایک ہی میرے میوزک کا بھی تھا اور شکار کا بھی. کہ اگر بتا دیں, وہ تو خیر یہ کہہ رہا ہے کہ گنگنا دیں, لیکن میں جسارت نہیں کر سکتی. میں نے گانا شروع کیا نا تو وہی ہوگا جو الطاف حسین جب گانا شروع کرتا ہے نا تو لوگوں کے اوپر جو گزرتی ہے, میں وہ لوگوں کو. آج کل دیکھیں سیاست دانوں کا تو ماشاءاللہ ہمارے جو سی ایم ہیں پنجاب کے بڑے سر میں گنگناتے ہیں. سنا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی شوق ہے, ہم نے کبھی سنا نہیں لیکن کچھ لوگوں نے سنا ہے. الطاف حسین تو کبھی, مشرف کو بھی تھا. اچھا, مشرف کو بھی ہے. تو آپ کو کوئی مطلب ہلکا پھلکا سا گنگنا گانے کی تو کبھی, خاص طور پہ الطاف حسین کو جب سے میں نے گاتے ہوئے سنا, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں گا کے, لیکن میوزک کا بہت شوق ہے. سروں سے لگاؤ ہے, یعنی اچھے سر پسند ہے. بڑی ویریڈ میری میوزک کا, میری ویری کرتی ہے, کیونکہ اس عمر بھی ہو گئی ہے, اس سال 40 سال سے میوزک سن کے, یا پتہ نہیں 50 سال سے, تو اس لیے بڑا ویریڈ شوق ہے. کیا اگر پاکستانی جو ہمارے سنگرز ہیں, جو نئے سنگرز ہیں, ان میں سے کسی کا کیا پسند کرتے ہیں, کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ ایکچولی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں کیونکہ مجھے اتنا موقع نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا, کیونکہ آدھے سے زیادہ نے تو تبدیلی کے گانے گائے ہوئے, تو اگر ایک کا نام لیں گے تو نہیں. لیکن میں وہی کہنے لگا تھا کہ کنٹینر پہ ہمیں کم از کم 100 لوگوں نے میوزک بنا کے بھیجی, 100 ترانے بھیجے,
اور وہ کہ اتنے زبردست اور گھر میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے بناتے تھے. لیکن تبدیلی کے گانے چھوڑ دیں, تبدیلی کے سارے گانے آپ کو بہت پسند ہیں, لیکن کوئی جو کہ ٹیلنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ماشاء اللہ ٹیلنٹ بہت ہے, ایک کوئی نام جو آپ جو کہ جو پولیٹیکل گانا نہیں ہے لیکن جو آپ بہت زیادہ سنتے ہوں. دیکھیں مجھے جو نصرت فتح علی خاص تھے, یاد رکھیں کہ نصرت فتح علی کے والد جو تھے وہ ہمارے میری جو ماں کی فیملی تھی ان کے ساتھ یہ آئے تھے افغانستان سے, پھر جلندر میں جب پارٹیشن پہ ساتھ یہاں آئے تو ہماری ساری شادیوں پہ ان کے والد صاحب گایا کرتے تھے. میں چھوٹا ہوتا تھا, نصرت فتح علی خان چھوٹے ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے ساتھ, اور ان کے والد بڑے قوال تھے. تو مجھے قوالی کا شروع سے شوق تھا, صوفیانہ کلام اور قوالی کا شوق ہے. نئے ینگسٹرز میں سے کوئی ہمارے جیسے زبردست ہے ٹیلنٹ, یہاں ویری ٹیلنٹ ہے, اسٹرنگز ہیں, بڑا اچھا, مجھے ان کی کئی بڑی پسند ہیں. عاطف اسلم ہے, راحت فتح علی, وہ زبردست ہے. یعنی اگر میں تھوڑا اور کانسنٹریٹ کروں نا اس کے اوپر, جس طرح میں کرکٹ پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا, میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا ٹیلنٹ ہے, اسی طرح میں نے میوزک پہ وقت ہی نہیں ملتا میوزک سننے کا. اچھا, اور انگلش کا کوئی گانا, کوئی سنگر جو آپ کو پسند ہو؟ میرے یونیورسٹی دنوں کے میرے فیوریٹ ہوتا تھا پنک فلوئڈ, وہ ہمارا بگ جیگر, اور کئی بڑے بلیک سنگرز بڑے زبردست تھے. لیکن آہستہ آہستہ جو آپ نے ایک شروع میں بات کی کہ کامیاب انسان کی, وہ ڈاروین کی جو تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز, اس میں وہ کہتا ہے کہ فٹسٹ نہیں سروائیو کرتے, اڈیپٹیبل سروائیو کرتے ہیں, جو اڈیپٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کا مقصد آتا رہتا, میرا جو مقصد زندگی میں بدلتے رہے ہیں وہ مجھے بھی چینج کرتے رہے ہیں ساتھ. تو ایک کرکٹ کے دنوں میں میوزک تھی, پارٹیز تھیں, پھر وہ ہاسپٹل میں تھوڑا اور چینج آیا, پھر پالیٹکس میں تو بہت ہی بڑا چینج آ گیا کہ میرے پاس ٹائم ہی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوتے تھے. تو بیوی کو بھی ٹائم, بچوں کو بھی, پھر پالیٹکس صبح سے لے کے شام تک, اور پھر میرا شکار بھی چلا گیا. ایک جو مجھے شوق ہوتا تھا, 2 شوق تھے میرے. ایک ساری گرمیوں میں 1 مہینہ 2 ہفتے اور 2 ہفتے میں پہاڑوں پہ گزارتا تھا, گلگت بلتستان, یہ میرے فیوریٹ جگہ تھی. اور سردیوں میں ہفتے میں 2 دن میں یہ سالٹ رینج میں شکار کرتا تھا, یہ میرے فکسڈ ہوتا تھا. تو پالیٹکس میں یہ قربانی, بچوں کی تو خیر بہت بڑی قربانی تھی, لیکن یہ میرے شوقوں کی بھی یہ قربانی ہو گئی. اچھا, یہ مرغی جو دیسی مرغی کا ہے, یہ سوال میرے پاس ایک آیا ہے کہ جی دیسی مرغی سے جو obsession ہے, یہ بڑا ایک 1 لائن میں ہم بتائیں کہ دیسی مرغی سے جو آپ کا obsession ہے یہ کب سے شروع ہوا, یہ کتنا ہے؟ جب میں شکار پہ جایا کرتا تھا نا, تو گاؤں کے اندر ہمیشہ وہاں وہ دیسی مرغی بناتے تھے اسپیشلی, وہ تب سے مجھے شوق ہے. شکار کے بعد دیسی مرغی بنتی تھی دیسی گھی میں, تو مجھے تب سے یہ بچپن کا شوق ہے. اچھا, اور کوئی فیوریٹ ڈش کوئی جو پسند کرتے ہیں آپ؟ مجھے زیادہ دیسی کھانوں کا شوق ہے, لیکن لیٹ زندگی میں لیٹ شوق مجھے یہ سوشی کا ہے, کیونکہ یہ جس طرح یہ کچی جاپنیز مچھلی بناتے ہیں, اس کا بھی مجھے شوق ہے. باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہوا ہے وقفے کا. کچھ ہی لمحوں میں واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان سے, کیونکہ ہیرو کے اوپر فینس کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ سوالات میں دھاندلی نہ کریں, اور ہم لے رہے ہیں 1-2 کویسچنز اسکائپ پہ فینس کے, جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ہیرو سے, ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں. چلتے ہیں پہلے کویسچن کی طرف اسکائپ کال پہ. خان صاحب, آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو. اور خان صاحب, آپ سے گلہ ہے کہ آپ نے ہمیں شادی سیلیبریٹ کرنے کا موقع نہیں دیا. خان صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, خیر وہ ایک بڑا برے وقت ایسا تھا, وہ جو پشاور کا حادثہ ہو گیا تھا. لیکن ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, دھوم دھام بناتے ہیں. اتنی بڑی شادیوں پہ وہ پیسہ کسی غریبوں کو دے دیں, یہاں جس ملک میں اتنی غربت ہے. میں یعنی خوشی بنانا چاہیے, لیکن ایک لمٹ تک. یہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا یہ جو شادیوں میں اتنا دھوم دھام سے کرتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے ان کا مقصد یہ, جو آپ کے پرستار تھے, جو فینس تھے, ان کو موقع نہیں ملا, کیونکہ آپ نے
सडन एक अगर वो bomb कंटेनर shell पे हो गिरा। जाती तो सबके सामने फिर शादी हो जाती, वो मौका मिल जाता, लेकिन अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड है, ये सुनिए। मैं खान साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अपने क्रिकेट कैरियर का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो अभी भी वो याद करके खुश होते हो, एंजॉय करते हो। अच्छा अच्छा, नहीं एक दफा नहीं, एक मौका मुझे नहीं भूलता। एक दफा बड़ा हमारा सख्त मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज से। कोई टीम वेस्ट इंडीज जाती थी तो वो जीतने का तो सोचती नहीं थी, इज्जत से हार जाओ तो बड़ी बात होती थी। तो हम वहां गए तो हम वो पहला भी मैच जीत गए, दूसरा जीतने लगे और तीसरा मैच फंसा हुआ था। मैंने बैटिंग, अब शाह और उनके बड़े तेज बॉलर थे, बैट्समैन डरते थे उनसे, ऊंचे लंबे भी बहुत, यानी सारी दुनिया को खौफ ज़दा थी वेस्ट इंडीज से। तो अब मैं बॉलिंग करके आया, शाम का वक्त था, बड़ा क्रिटिकल मैच फंसा हुआ था। तो मेरे से पहले एक प्लेयर जा रहा था, तो मैंने जब उसकी शक्ल देखी ना, मुझे लगा ये बड़ा डरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं इससे पहले चला जाता हूं, क्योंकि मैंने उससे बात जा रहा था, क्योंकि अगर ये और आउट हो गया तो और दबाव में आ जाएंगे, प्रेशर पड़ जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू ठीक तो है? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर जो बिल्कुल उसकी शक्ल घबराई हुई थी, तो उसे मैं कप्तान मुझे खुला छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा। मैंने वो अपना टिपिकल लाहौरी था, मुझे समझ आना चाहिए था कि वो लाहौर में ये एक रंगबाज टाइप होते हैं, वो था। मैंने गलती से, मैं सोचा कि मैं चला जाऊं, वो विकेट गिरी, वो चला गया। और वो जो मुझे डर था पहले, तो वो इतना डरा हुआ था कि विकेट उधर थी, वो उधर निकल गया कहीं, उसको बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचाया और वो आउट होके वापस आ गया। मुझे इतना उसके ऊपर गुस्सा चढ़ा, अपने ऊपर गुस्सा चढ़ा कि जब पता था और ज्यादा हमारी टीम को, तो वो हर टीम सारी नोटिस कर रही थी, उसको बड़ा बाद में छेड़ा छुड़ा। लेकिन ऐसे फनी इंसिडेंट्स क्रिकेट के अंदर बड़े होते थे। असल में जब प्रेशर पड़ता था ना, जब तो आपको प्लेयर की असलियत नजर आती थी। ये जिंदगी का असूल है कि आप सिर्फ बुरे वक्त के अंदर ना, जब क्राइसिस के अंदर आपको लोगों की असलियत पता चलती है। अच्छा, उस वक्त तो क्रिकेट में तो जब आप बहसे कैप्टन, तो लोग बड़े आपसे, मेरा ख्याल है कि टीम भी और लोगों का ख्याल था कि आपके गुस्से से बड़े घबराते थे। आप में ये तब्दीली आई है कि उम्र के साथ साथ और पॉलिटिक्स की वजह से आप भी थोड़े से पॉलिटिकल हो गए हैं, गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं आप? क्रिकेट में ही पहले तो तेज बॉलर बना ही इसलिए कि मुझे गुस्सा चढ़ता था। मुझे जब मार पड़ती थी मैं और तेज बॉलिंग करता था, तो वो गुस्से से तेज बॉलर बनता गया। ये कभी नहीं हुआ कि क्रिकेट में कोई आया हो तेज बॉलर, या हो तेज बॉलर होता या नहीं होता। मैं तेज बॉलर नहीं था, लेकिन आहिस्ता 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 दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन गया। और उसकी वजह यह थी कि मुझे मार खाने पे इतना गुस्सा चढ़ता था कि मैं और तेज करता था, तो और मेरा जिस्म भी अकॉर्डिंगली तकड़ा होता गया। लेकिन जब मैं कैप्टन बना तो मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पाऊंगा, मैं सही फैसले नहीं कर सकूंगा। मुझे गुस्सा चढ़ता था जब कोई प्लेयर पूरी कोशिश ना करे। अगर पूरी कोशिश करके हार जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई डर के आउट हो या पूरी जान ना मारे या कोशिश ना करे या प्रैक्टिस ना करे, फिर मुझे गुस्सा चढ़ता था। लेकिन मैं पहले उनसे ज्यादा खुद करता था, फिर उनसे एक्सपेक्ट करता था। तो लेकिन मैंने कैप्टनसी में रियलाइज किया कि अगर आप अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो आप गलत फैसले करेंगे। और पॉलिटिक्स में तो खैर बिल्कुल ही गुस्से पे कंट्रोल करना एक पड़ा। ये टॉप टिप हो गई कि गुस्से पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। तो टॉप लीडिंग या टॉप लीडरशिप टिप्स आपको अगर पूछा जाए तो क्या देंगे? एक तो आपने कहा कि गुस्से पे काबू, और क्या एक लीडर बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? लीडर रिस्पेक्ट, इज्जत कमांड करता है, डिमांड नहीं करता। यानी अपने अमाल से वो लोगों को लीड करता है, लीड बाय एग्जाम्पल। मैं अगर लोगों को कहूं कि आप, मसलन मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं लोगों को कहूं कि आपने टैक्स देना है और मैं खुद टैक्स ना दूं, अपने पैसे मैं बाहर रख दूं, बाहर बैंकों में पैसे छुपाऊं, असासे अपने नाम पे ना रखूं, तो वो कभी लीडर कामयाब नहीं होता जो अपनी मिसाल से लीड नहीं करता। लीड बाय एग्जाम्पल, ये प्राइमरी प्रिंसिपल है। मैंने अगर टीम को लड़ाना होता था जब वेस्ट इंडीज खास थे, तो मैं खुद सबसे जाके पहले लड़ता था। कई दफा मुझे गेंद चोट में एक दो मेरी उंगली कट गई यहाँ, लेकिन मैं खेलता रहा। मुझे इससे पता था मैं अगर गया बाहर तो मेरी टीम भी बैठ जाएगी। तो आपने अगर लोगों को, कैप्टन बुज़दिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बुज़दिल
लीडर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वो लीडर बन नहीं सकता, खुद गर्ज नहीं हो सकता, और इंसाफ करता है मेरिट पे, कभी दोस्तियां रिश्तेदारियों को आगे नहीं लाता, मेरिट को सामने लाता है। ये 3 क्वालिटीज के बगैर कोई लीड नहीं करता। जहां हीरो होता है वहां फैन भी होता है, और इस प्रोग्राम के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि फैंस को उनके हीरो से मिलवा सकें। आज का जो हमारा फैन है बड़ा ज़बरदस्त नौजवान है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर फिजिकल चैलेंज्ड के प्रेसिडेंट हैं ये, और बावजूद इसके कि पोलियो का मर्ज इनको बचपन में लाहक हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना जुनून क्रिकेट नहीं छोड़ा, और इमरान खान के बड़े ज़बरदस्त फ़ैन हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं राजा इमरान हुसैन को उनके हीरो इमरान खान से। क्या हाल है आपका? कैसे आप? एक छोटी सी हमने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, एक क्रिकेट इससे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए क्या हो सकता है? माशाल्लाह आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा ये, अगर आप साइन कर दें हमारे अपने फैन के लिए। और आखिर में हीरो की पसंद इकबाल के शेर से इख्तिताम करते हैं, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। होप यू एंजॉय द शो। अल्लाह हाफिज। जिंदगी पानी की मानिंद कभी खामोश ठहराव बन जाती है तो कभी वेरी प्रोफेशनल, थैंक यू। तो तुमने एक वो जो रखी हुई है ना वो कैंडल, नहीं ये सिर्फ अली ने तोड़ी और आपने तोड़ी है, वो ऐसी प्लेस ही गलत। आई थिंक ये चलाए